प्रीवियस लेक्चर में हमने पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। तो जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है m-a डिवाइडेड बाय a। तो m हमारे पास एटॉमिक मास होता है और a मास नंबर होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो m-a है उसको हम डेल्टा m से भी लिखते हैं, और डेल्टा m हम इसको मास डिफेक्ट भी जनरली बोलते हैं कि एटॉमिक मास और मास नंबर में जो हमारे पास डिफरेंस होता है उसको मास डिफेक्ट भी हम बोलते हैं। तो इसलिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो हमारे पास डेल्टा m बाई ए भी हम इसको लिख सकते हैं। तो डेल्टा m बाई ए का मतलब अगर हम समझें तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ए न्यूक्लियंस के केस में मास डिफेक्ट हमारे पास डेल्टा m हमें मिलता है, तो एक न्यूक्लियंस का जो मास डिफेक्ट होगा दैट विल बी डेल्टा m बाई ए। तो हम क्या बोलेंगे कि मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, मतलब कि एक न्यूक्लियन, अगर ए न्यूक्लियन में मास डिफेक्ट डेल्टा m है तो एक न्यूक्लियन में मास डिफेक्ट हमारा डेल्टा m बाई ए होगा। तो इसलिए हम जो है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को भी पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज इक्वल टू मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। तो पैकिंग फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है दैट इज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। और अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन और मास नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हमारे पास होते हैं, जिनका कि एटॉमिक नंबर मास नंबर हमारे पास जो कम होता है, उनकी जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है हमारे पास ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम जो है मीडियम न्यूक्लियाई या हैवियर न्यूक्लियाई की तरफ हम जाते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है घटती है, और फिर अगेन जब हैवी न्यूक्लियाई के पास हम पहुंच जाते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन अगेन इंक्रीज़ करती है। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ में कि हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई यहाँ पे हो गया जो जैसे 20 तक, मास नंबर 20 तक हम जिनका ए जो है 20 तक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे पास जो है इनका मास नंबर लेस देन 20 हमारे पास होता है। तो यहाँ इस साइड वाई साइड को हम जो है पैकिंग फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे शुरू में जो न्यूक्लियाई हैं उनकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास जो है घट रही है। तो बोलता है कि जब मास नंबर हमारे पास जो 16 पहुंचता है, जो कि ऑक्सीजन का मास नंबर हमारे पास होता है, तो 16 मास नंबर पे जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो हमारे पास 0 बन जाती है। लेकिन जब 16 से ऊपर मास नंबर इंक्रीज होता है तो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे नेगेटिव है हमारे पास, और ये डिक्रीज करती जाती है, और फिर थोड़ा सा फ्लैट कर्व होने के बाद जब ये मास नंबर और बढ़ता है तो पैकिंग फ्रैक्शन अगेन इंक्रीज करती है, और लगभग 180 के पास ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है अगेन पॉजिटिव हमारे पास हो जाती है, और पैकिंग फ्रैक्शन जो है इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लाइटर न्यूक्लियाई हमारे पास उनकी पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा हमारे पास होती है। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये भी हम समझते हैं कि न्यूक्लियस में हमारे पास जो काफ़ी डेंसली पैक्ड हम उनको बोल सकते हैं। तो जब हमारे पास मास नंबर कम है तो पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होती है तो हमारे पास वो न्यूक्लियाई जो है अनस्टेबल होते हैं। मतलब लाइटर न्यूक्लियाई में हमें अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है एक्सेप्ट फ्यू न्यूक्लियाई। तो जैसे हमारे पास हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, ये थोड़े से स्टेबल होते हैं,
देन अदर नेबरिंग न्यूक्लियाई। लेकिन हमारे पास ये जो पैकिंग फ्रैक्शन से अगर हम कंपेयर करके देखें तो लाइटर न्यूक्लियाई की पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन ये हमारे पास जो है अनस्टेबल होते हैं। तभी ये कंबाइन करके जो है हमारे पास फ्यूज़न करके हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न से हमारे पास जो है हैवियर न्यूक्लियाई यहाँ पे बनते हैं। तो लेकिन जब पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास कम हो जाती है तो न्यूक्लियाई हमारे पास जो स्टेबल हो जाते हैं। तो जैसे हमने देखा हो कि 20 से लेकर के 180 तक जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एटम हैं, उनके न्यूक्लियाई हैं, वो हमारे पास स्टेबल हैं। लेकिन 180 के बाद अगेन पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ती है तो अनस्टेबिलिटी न्यूक्लियाई में दोबारा जाती है, जिसके बाद कि हमने देखा है कि बहुत सारे हैवी एलिमेंट हमारे पास रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं और वो डिके करते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन और स्टेबिलिटी का हमारे पास यहाँ पे एक तरह से इस ग्राफ से हम रिलेशन समझ सकते हैं कि अगर पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है तो शुरू में और लास्ट में, पैकिंग फ्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो अनस्टेबिलिटी न्यूक्लियाई की ज़्यादा होती है। लेकिन जब पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास कम है तो न्यूक्लियस हमारे पास जो है स्टेबल होते हैं। तो न्यूक्लियाई आर स्टेबल व्हेन पैकिंग फ्रैक्शन इज़ लेस। तो ये इन्फॉर्मेशन हम इस ग्राफ से यहाँ पे लेते हैं। तो ये ग्राफ हमने कैसे बनाया, हमने जितने भी सारे न्यूक्लियाई हैं उनका मास नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन से लेकर के हमारे पास जितने भी अवेलेबल न्यूक्लियाई हैं उनका मास नंबर हम लें, इकट्ठा करें और उन सभी की पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके बीच में ग्राफ हमारे पास इस तरह से हमारे पास बनता है। लाइटर न्यूक्लियाई कम स्टेबल होते हैं, हैवियर न्यूक्लियाई भी कम स्टेबल होते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई होते हैं जो कि मास नंबर हम बोल सकते हैं कि 16 से लेकर के हमारे पास 180 तक हैं, वो जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि लाइटर न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल बिकॉज देयर पैकिंग फ्रैक्शन इज हाई। द पैकिंग फ्रैक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन मास नंबर। For mass A equal to 16, packing fraction becomes 0 and A equal to 16 is the mass number of O816। तो ऑक्सीजन 816 को भी हम स्टेबल मानते हैं क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन इस केस में हमारे पास 0 है। तो जब मास नंबर 16 से ऊपर बढ़ता है तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास डिक्रीज करती है, तो हमें वहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन मिनिमम हमारे पास होती है। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाता है तो पैकिंग फ्रैक्शन आपकी पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और A इज़ ग्रेटर देन 180 हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है वो अगेन बढ़ना शुरू हो जाती है और उसके आगे जो हमारे पास न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो हमारे पास हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं ग्रेटर देन 240 वो बहुत हाईली अनस्टेबल हमारे पास होते हैं क्योंकि उनकी पैकिंग फ्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास होती है। फिर इसके बाद हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है बाइंडिंग एनर्जी का। तो बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट हमारे पास कहाँ से आता है, मास डिफेक्ट से। हमने पढ़ा था कि जब 4 न्यूक्लियन सेपरेट हैं तो उनका मास कुछ और होता है, लेकिन 4 न्यूक्लियन मिलके जब कोई न्यूक्लियाई बना देते हैं तो उसका मास कुछ और होता है। तो जो हमारे पास 4 न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बना और जो सेपरेट न्यूक्लियंस थे हमारे पास, न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो उनका मास अलग अलग होता है। जब वो उन्होंने न्यूक्लियस बनाया तो मास कुछ और था, जब वो सेपरेट पड़े हुए थे तो मास कुछ और था। तो होता है यहाँ पे जो डिफरेंस हमारे पास मास में होता है उस डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। जो 4 न्यूक्लियन हमारे पास अलग अलग पड़े थे उनका मास ज़्यादा था, लेकिन जब न्यूक्लियस बना तो उस न्यूक्लियस का मास कम हो गया। तो वो मास कहाँ पे गया, बट दैट मास इज़ यूज्ड टू बाइंड द न्यूक्लियंस। वो मास एक तरह से हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया
और उस एनर्जी के साथ वो न्यूक्लियन हमारे जो बाइंड हो गए, तो उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम दे देते हैं, जिससे जो 4 न्यूक्लियस सेपरेट थे वो बाइंड हो जाते हैं। बोलता है दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज़ द एनर्जी विच बाइंड्स द न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस। बोलता है ये वो एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी, जो कि न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है। क्लियरली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियंस कंबाइंड टू फॉर्म द न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जब वो न्यूक्लियंस कंबाइन करते हैं न्यूक्लियस को फॉर्म करने में, तो वो जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उस एनर्जी के साथ वो न्यूक्लियन जो है बाइंड करते हैं। लेकिन अगर हमने उन न्यूक्लियन को जैसे दोबारा से अलग अलग करना है या उन न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो बोलता है उतनी ही एनर्जी हमें वहाँ पे चाहिए होती है। तो बाइंड करने के लिए भी उतनी एनर्जी, तो न्यूक्लियस को अलग अलग न्यूक्लियन तोड़ने में भी हमारे पास उतनी एनर्जी। तो इसलिए हम बाइंडिंग एनर्जी दूसरे वे में भी डिफाइन करते हैं कि इट इज़ इक्वल टू द एनर्जी विच मस्ट बी डन टू स्प्लिट द न्यूक्लियस कम्प्लीटली इनटू कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। तो होता है ये बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जब हम किसी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं और उसके न्यूक्लियंस को अलग अलग कर देते हैं। तो दो तरह से हम इसको अलग अलग वे में डिफाइन करते हैं कि ये एक तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियंस होते हैं उनको बाइंड करने के लिए यूज़ होती है, या दूसरे वे में हम ये बोलते हैं कि अगर हमने किसी न्यूक्लियस को अनबाइंड करना है या उस न्यूक्लियस को तोड़ना है, मतलब उस न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियंस हैं उनको हमने अलग अलग करना है, तो जो एनर्जी वहाँ पे यूज़ होगी उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और हमारे पास जो न्यूक्लियाई होते हैं जिनका कि मास नंबर 20 से लेकर के 240 तक होता है, दे आर स्टेबल। वो हमारे पास जो है स्टेबल एलिमेंट होते हैं, और इसके आगे 240 से आगे वाले जो हमारे पास न्यूक्लिया हैं वो अनस्टेबल होते हैं, जो कि मैंने अभी पैकिंग फ्रैक्शन की फॉर्म में भी डिस्कस किया था। और जो 20 से लेस देन होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं। तो हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई कौन से हुए, जिनके केस में लोअर पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास होती है। तो हमारे पास जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनके केस में हमारे पास फ्यूजन होता है, और जो हमारे पास हैवियर न्यूक्लियाई हैं वो हमारे जो फ्यूजन करते हैं। जैसा कि हमने फ्यूजन का अगर हम एग्जांपल लें, तो फ्यूजन का एग्जांपल है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं वो जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास हीलियम बनाते हैं। तो वो हमारे पास आप जो सन में हमारे पास एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के जो हमारे पास न्यूक्लियाई हैं वो कंबाइन करके हीलियम बनाते हैं, और ये एक फ्यूजन रिएक्शन है और इसमें हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है। तो लाइटर न्यूक्लियाई जब मिलके कोई हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। लेकिन अगर हम फिजन की बात करें तो फिजन जो है हैवियर न्यूक्लियाई में हमें देखने को मिलता है। तो जैसे कि हमारे पास यूरेनियम है, जब वो फिजन उसका होता है मतलब ब्रेक होता है तो उससे हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई बनते हैं, जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन, और साथ में न्यूट्रॉन और एनर्जी उसमें से निकलती है। तो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूजन करते हैं और हैवियर न्यूक्लियाई फिजन करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसको हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो बाइंडिंग एनर्जी हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं कि B इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा में यहाँ पे मास डिफेक्ट है और सी स्क्वायर हमारे पास सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आता है, E इक्वल टू MC स्क्वायर। जो एनर्जी होती है वो मास इंटू सी स्क्वायर के बराबर हमारे पास होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको बाइंडिंग एनर्जी ले रहे हैं, और ये बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कहाँ से आ रही है, मास डिफेक्ट की वजह से। तो मास डिफेक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी बाइंडिंग एनर्जी। अब कोई न्यूक्लियस क्यों बाइंड हो रहा है, क्योंकि मास डिफेक्ट मतलब मास में एक तरह से डिक्रीज़ हो रहा है। जब 4 न्यूक्लियस कंबाइन होके हमारे पास जो न्यूक्लियस बनाते हैं तो उनका जो कुछ मास होता है वो उनको
न्यूक्लियन को बाइंड करने में यूज होता है और उसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो मास डिफेक्ट कॉरस्पॉन्ड टू बाइंडिंग एनर्जी। सो इन प्लेस ऑफ mc², here we use delta m. Delta m is a mass defect which is responsible for the energy, and that energy is known as the binding energy. और मास डिफेक्ट का भी हमने पढ़ा था कि मास डिफेक्ट जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन हमारे पास होता है, और माइनस एम इंटू न्यूक्लियस हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये मास डिफेक्ट के बराबर होती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। ये जो हमारे पास यहाँ पे है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ये हमारे पास न्यूक्लियॉन्स का मास है जब वो अलग अलग है न्यूक्लियॉन। किसी न्यूक्लियस में अगर जेड प्रोटॉन है और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है तो उनका टोटल मास कितना होगा, जेड इंटू एम पी, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास एम पी है तो जेड प्रोटॉन का जेड एम पी। एक न्यूट्रॉन का मास एम एन है तो ए माइनस जेड एन का न्यूट्रॉन का मास ए माइनस जेड इंटू एम एन। तो ये हमारे पास बन गया इंडिविजुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, और ये हमारे पास है मास ऑफ द न्यूक्लियस जब न्यूक्लियस बन गया। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं, डेल्टा एम। और यहाँ पे हमने c² ले लिया है बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करने में। तो यहाँ पे इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है जहाँ पे रेड और ब्लू बॉल है हमारे पास, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन है न्यूक्लियस के। तो जब हम इस न्यूक्लियस को कुछ एनर्जी देते हैं जिसको कि हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, तो बोलता है वो बाइंडिंग एनर्जी देने पे ये न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियन है वो हमारे पास जो सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं रहती, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस केस में जो मास इनका होगा दैट विल बी ग्रेटर, लेकिन यहाँ पे इनका जो मास होगा वो हमारे पास जो कम होगा। तो इसलिए न्यूक्लियस को बनाने के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी यूज़ होती है। तो वो बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से यूज होती है, न्यूक्लियॉन्स अपनी जो मास है उसको लूज़ करते हैं, उससे जो है एनर्जी बनती है। तो इसलिए वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी न्यूक्लियस को कुछ एनर्जी देते हैं उसको तोड़ने के लिए, तो उस एनर्जी को भी हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, जिससे वो न्यूक्लियस हमारे जो है अलग अलग यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बोलता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, अगर किसी न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन अलग करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमें न्यूक्लियस दिख रहा है। अगर मान लो इसमें से एक ब्लू बॉल बाहर करनी है, ब्लू को हम न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, रेड को हम प्रोटॉन बोल सकते हैं। अगर हमने एक न्यूट्रॉन बाहर निकालना है तो इस एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पे बोल देंगे। तो मैथमेटिकली हम फिर कैसे डिफाइन सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बोलता है कि टोटल एनर्जी मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। बोलता है जो हमारे पास B/A होता है वो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है। तो मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियन हैं और उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास एनर्जी पर न्यूक्लियंस। तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए न्यूक्लियंस को रिमूव करने के लिए या ए न्यूक्लियंस को एक दूसरे से दूर करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी चाहिए B, तो एक को रिमूव करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होगी B/A। तो इसलिए हम B/A को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बोलते हैं। अगर हमारे पास ए न्यूक्लियन को रिमूव करने के लिए एनर्जी B चाहिए तो एक न्यूक्लियन को B/A चाहिए। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी अभी हमने फॉर्मूला किया, हमारे पास ये होता है। तो बोलता है कि यहाँ पे अगर हम Me ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें, तो हमने क्या किया, इस ZMP के साथ में Me ऐड कर दिया और
जेड एम ई माइनस भी कर दिया, तो लेकिन वो माइनस कहाँ पे किया, माइनस एम न्यूक्लियस माइनस जेड एम ई, तो दोनों में यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा। तो जेड एम ई ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर हम यहाँ पे करें, यहाँ पे जेड एम ई ऐड करें और यहाँ पे जेड एम ई माइनस कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड एम पी प्लस एम ई, जेड उन दोनों में कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ए माइनस जेड एम एन और यहाँ पे माइनस एम न्यूक्लियस और प्लस जेड एम ई इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर हमने कॉमन ले लिया। लेकिन मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास जो हाइड्रोजन का मास होता है, हाइड्रोजन का, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द मास ऑफ वन प्रोटॉन एंड मास इलेक्ट्रॉन, मतलब इट इज़ द मास ऑफ द हाइड्रोजन एंड प्लस ए एम एन और माइनस जेड एम एन, इसको भी हम ओपन कर देंगे और लास्ट में हमारे पास ये बचा माइनस एम न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि जो मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस जेड एम ई होता है, ये हमारे पास जो है मास ऑफ एटम हमारे पास होता है m, क्योंकि न्यूक्लियस का मास प्लस उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका मास, तो ये एटम का मास हमारे पास होता है। मतलब न्यूक्लियस का जो मास होता है वो न्यूक्लियस अलग होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन हमारे पास अलग होते हैं। तो अगर उस न्यूक्लियस में जेड इलेक्ट्रॉन है तो जेड ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अगर किसी न्यूक्लियस में जेड इलेक्ट्रॉन है और उसके न्यूक्लियस का मास m है, तो हमारे पास ये इनको मिला के मास ऑफ द एटम हमारे पास बनेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आ जाती है। तो B हमारे पास यहाँ पे बनेगा जेड एम एन माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एच और माइनस एम इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ए एम एन एज इट लिखा, लेकिन यहाँ पे जेड 2 में है तो इसलिए माइनस जेड मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे एम एन माइनस एम एच हमारे पास बनेगा और लास्ट में माइनस एम इंटू सी स्क्वायर है। तो अगर हम b बटा ए करें, मतलब इस इक्वेशन को a से डिवाइड करते हैं तो b बटा ए आ जाएगा। तो यहाँ a से a कैंसिल, एम एन माइनस जेड बटा ए एम एन माइनस एम एच माइनस एम बटा ए इंटू सी स्क्वायर। तो ये जो b बटा ए है इसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं, जो कि हमने अभी डिफाइन की कि b बटा ए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पे एक्सप्रेशन में हमारे पास आया है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक्सप्रेशन है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई बोलता है कि राइट साइड में अगर हम अंदर जो ब्रैकेट के +1 और -1 यहाँ पे +1 ऐड करते हैं और -1 घटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कि एम एन से -1 कर दिया और जो हमारे पास लास्ट में m बटा ए माइनस उसमें +1 ऐड कर दिया, मतलब माइनस इंटू माइनस। तो मतलब क्या हुआ कि जो -1 था वो एम एन के साथ कर दिया और जो +1 था वो लास्ट में कर दिया। तो लास्ट में किया तो माइनस इंटू माइनस, मतलब माइनस साइन हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो दोबारा से -1 यहाँ पे आ गया। तो b बटा ए हमारे पास बना एम एन माइनस 1 माइनस जेड बटा ए एम एन माइनस एम एच माइनस एम माइनस ए बटा ए। इसका हमने एलसीएम लिया, ए आया तो m माइनस ए ये हमारे पास बना। लेकिन m माइनस ए बटा ए को हम पैकिंग फ्रैक्शन f बोलते हैं, ये जो f होती है। तो b बटा ए एम एन माइनस 1 जेड माइनस जेड बटा ए एम एन माइनस एम एच माइनस एफ इंटू सी स्क्वायर। अब ये बोलता है कि जो b बटा ए है इसको हमने कैलकुलेट करना है। अब न्यूट्रॉन का मास अगर हम यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन का मास पुट करें, यहाँ भी प्रोटॉन का मास पुट करें, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास यहाँ जो हम पुट करेंगे वो AMU में हम जो है पुट करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में। तो बोलता है जो हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं 40 से 120 तक, उनकी जो Z/A रेशो होती है, Z/A, वो बोलता है कि 0.5 से लेकर के 0.42 के बीच हमारे पास होती है। ये जो Z/A है इसकी हम बात कर रहे हैं। बोलता है Z/A जो है, अगर हम 40 से 120 वाले न्यूक्लियाई देखते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, उनके केस में जो Z/A हमारे पास निकलेगा 0.5 से लेकर के 0.42 हमारे पास निकलेगा। इसको हम निकाल भी सकते हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं कि हमारे पास हीलियम होता है, लिथियम होता है, उनका मास नंबर हम देखते हैं, उनका एटॉमिक नंबर हम देखते हैं। तो सभी न्यूक्लियाई का अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं Z/A रेशो को, तो होता है कईयों की
0.4 आती है, कहीं की 0.5 आती है, कहीं की 0.5 से लेकर के 0.42 तक ये वेरी करती है। लेकिन हम इनका एवरेज सभी वैल्यू का लें तो बोलता है कि सभी न्यूक्लियाई की जो 40 से 120 हैं, अगर हम उन सभी का एवरेज लें तो वो हमारे पास Z/A की वैल्यू बनती है 0.46। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 0.46 और यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास, यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास, और इस तरह से बोलता है कि हमारे पास जो डिफरेंट वैल्यू है और पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारे पास होती है वो हमारे पास -6 × 10⁻⁴ AMU पर न्यूक्लियन होती है। जो न्यूक्लियाई 40 से 120 के बीच में होते हैं उनकी पैकिंग फ्रैक्शन जो है इतनी हमारे पास होती है, -6 × 10⁻⁴। और सभी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आती है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन हमारे पास आती है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम एवरेज मिला के चलें तो जो 40 से 120 मास नंबर वाले न्यूक्लियाई होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब कि 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए अगर हमने किसी न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालना है। तो ये क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा जाता था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन केस ऑफ द न्यूक्लियाई 40 to 120। तो वो होती है हमारे पास 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए अगर हमारे पास न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन बाहर निकालना है। और ये न्यूक्लियस कौन से हैं जिनका मास नंबर 40 से 120 हमारे पास है।